हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आपने न्यूटन का नाम तो पहले ही सुना होगा। एक स्टोरी बचपन में आपने पढ़ी होंगी न्यूटन की, न्यूटन और एप्पल वाली स्टोरी। ठीक है, तो न्यूटन जब यहाँ पर बैठा था एप्पल के पेड़ के नीचे, तब उसने देखा कि एप्पल जो गिरा था तो वो सिर्फ डाउनवर्ड ही क्यों गिरा था। ठीक है, वो इधर क्यों नहीं गया, वो इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो अपवर्ड क्यों नहीं गया। ठीक है, जिसपे से उसने कंक्लूजन निकाला था कि एक फोर्स है अर्थ के पास जिसको नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक लॉ डिराइव किया है। ठीक है, तो उसका लॉ क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन जो है ये सिर्फ अर्थ के पास नहीं होता। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, इन सब के पास एक अट्रैक्टिंग पावर है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ है ये यूनिवर्स की हर ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थ के लिए है। जो मार्स है, मून है, हर जगह पे ग्रेविटेशन है। ठीक है, हर जगह पे, हर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये बोर्ड मेरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। इसीलिए उसे कहा गया है कि यूनिवर्सल लॉ। क्या कहा गया है, यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि यूनिवर्स की हर दो ऑब्जेक्ट में क्या है, अट्रैक्शन है। अब हर दो छोटे छोटे चीज़ों में भी अट्रैक्शन है, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ इसलिए नहीं मूव होती क्योंकि उनके मासेस जो है बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्यों अट्रैक्ट नहीं होते वो एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो क्या है न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ डेफिनाइट फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मान लो m1। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, इसका मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो d है। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। तो ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, ये कैसा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, अब यही फोर्स आगे और लॉ कहा गया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स है ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स कैसा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, तो इसका स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मुझे समझो इसको दोनों को साथ में लिखना है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। मतलब इन दोनों को अगर मुझे डायरेक्टली इन दोनों को अगर मुझे कंबाइनली लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, f इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, तो कोई कांस्टेंट लूंगा मैं। ठीक है, तो f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो ये g जो है, ये g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये g को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि ये जी की वैल्यू फिक्स है पूरे यूनिवर्स में।
ये g की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। इस g की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतनी इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको इसका ऐसा यूनिट अगर निकालने को शो करने को कहा गया तो किस तरह करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। g को छोड़ के हम बाकी सब इधर लेकर जाएंगे, तो F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है g, ठीक है। तो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है, इनटू डी मीन्स डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का मीटर, ठीक है। तो डी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे केजी मास है इनटू ये भी मास का में रहेगा केजी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी टू द पावर -2। ये अगर इसको डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में जब लेकर जाते हैं तो ये पावर निगेटिव हो जाता है। ये इंडाइसेस की प्रॉपर्टी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी टू द पावर -2, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a definite force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between two objects, ठीक है। every object attract every other object with a definite force which is directly proportional to the product of their masses, product means multiplication, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between two objects। तो ये था हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है।